हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टनर्ड विद एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा एंड ग्रिडको लिमिटेड टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप ऑन अ नेट जीरो विजन फॉर भुवनेश्वर विच वॉज हेल्ड इन दी भुवनेश्वर ओडिशा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री ने पार्टनरशिप की है एनर्जी डिपार्टमेंट ओडिशा के साथ एंड ग्रिडको लिमिटेड के साथ, ताकि वो ऑर्गेनाइज करें वर्कशॉप भुवनेश्वर ओडिशा में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया था। जो ये मतलब जो ये आपकी वर्कशॉप हुई है ये सेकंड नंबर की वर्कशॉप है। इससे पहले भी यूके इस टाइप की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा चुका है। ठीक है, नाउ अब इस वर्कशॉप में तेरी जो है इसने पार्टिसिपेट किया था एज अ नॉलेज पार्टनर। ठीक है, और यहाँ पे इस इवेंट के दौरान एक एमओयू भी साइन हुआ था तेरी एंड आपके जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उनके बीच में, टू एक्सेलरेट उड़ीसाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, और इस सिग्नेटरीज की बात करें तो इस एमओयू को विभा धवन जो डीजी हैं आपके तेरी के एंड जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के देवी दत्ता त्रिपाठी, उनके बीच में साइन किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द रीसेंट यूनियन कैबिनेट अप्रूवल। तो रिसेंटली अभी बहुत सारे अप्रूवल जो है हमारे गवर्नमेंट ने दिए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसी के बारे में आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट विद एडिशनल ₹1000 करोड़, मेकिंग द टोटल बजट ऑफ 2790 करोड़ फॉर द 5th फाइनेंस कमीशन साइकिल, दैट इज 2021-2022 तक, 2025-26 तक। देन नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इसके लिए भी 1000 करोड़ का अलॉटमेंट या आपका जो एडिशनल अमाउंट है वो दिया गया है। टोटल इसका हो गया है 3400 करोड़। नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स इन नमरूप असम विद 12 LMT एनुअल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज CCEA ने अप्रूव किया है 6 लेन ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू चौक महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं डिटेल में। जैसे हमने पढ़ा कि रिवाइज किया गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को। ठीक है, इसके लिए अब इसके अंदर हमने बजट तो पढ़ लिया है, टोटल एलोकेशन भी पढ़ ली है 1000 करोड़ की, टोटल बजट भी पढ़ लिया है। नाउ बात करेंगे कि इस नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट जो रिवाइज किया गया है इसका मेन एम क्या है, कि हमें सेटअप करना है 10,000 न्यू डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, एंड हमें 2 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आपकी जो है डेडिकेट, मतलब जो आपका डेडिकेटेड, जिनको डेडिकेटेड ग्रांट सपोर्ट जो है दिया जाए वो यहाँ पे फॉर्म करनी है। ठीक है, इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात करें तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आपका है, इस स्कीम के तहत 18.74 लाख फार्मर्स, मतलब इससे भी ज़्यादा फार्मर्स को जो है आपका बेनिफिट दिया गया है। एंड इसमें इस प्रोग्राम के, इस स्कीम के तहत 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। साथ में ही मिल्क प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी जो है वो भी आपकी बढ़ी है, एडिशनल 100.95 लाख लीटर पर डे की ये आपकी कैपेसिटी हो गई है। ठीक है, साथ में ही मोर देन 51,777 विलेज लेवल मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है, और 5,123 बल्क मिल्क कूलर जो हैं वो भी स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, साथ में ही क्या बोला गया है, 169 लैब्स जो हैं उनको अपग्रेड किया गया है विद अ 4-year ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड मिल्क एनालिसिस एंड 232 डेयरी प्लांट जो हैं उनको वहाँ पे मतलब आपका मॉडर्न सिस्टम लगाया गया है फॉर डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन। फाइन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिवाइज राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम का। इसमें भी एडिशनल अमाउंट 1000 करोड़ का दिया गया है, और इसके तहत 2 नए इंसेंटिव्स जो हैं वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे एक है वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 35% ऑफ कैपिटल कॉस्ट सेटअप करने के लिए हेफर रेयरिंग सेंटर्स को। ठीक है, फॉर टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉर 15,000 हेफर काउस अक्रॉस 30 हाउसिंग फैसिलिटीज। दूसरा इंसेंटिव आपका क्या है, सेकेंड वाला है, इट ऑफर, ये सेकेंड वन है कि ये ऑफर करेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन लोन विच इज टेकन फ्रॉम द फार्मर फ्रॉम मिल्क यूनियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से फॉर परचेज ऑफ अ हाई जेनेटिक
जेनेटिक मेरिट इन योर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF हेफर काउस। ठीक है, नाउ अब बात करें इस अचीवमेंट की, तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ गया है 63.55% से। अगर हम बात करें ये आपका पहले 307 ग्राम पर डे होता था, अभी ये 471 ग्राम पर डे का हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, नाउ इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है, टोटल 22 IVF लैब्स जो हैं वो स्टैब्लिश की गई हैं कंट्री में अंडर दी स्टेट लाइवस्टॉक बोर्ड और इन यूनिवर्सिटीज एंड मोर देन 2541 HGM काव्स जो हैं वो भी यहाँ पे आपकी मतलब जो IVF के थ्रू बेबीज यहाँ पे पैदा हुए हैं गायों के। ठीक है, काफ पैदा हुए हैं। नेक्स्ट इज न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट इन असम। तो ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका बनाया जाएगा नामरूप इन दी असम, और इसकी एनुअल कैपेसिटी जो है ये कितनी है 12.7 लाख मेट्रिक टन की। इसे स्टैब्लिश किया जाएगा एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस जो आपके हैं ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एंड विद अ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 10,601.40 करोड़। नेक्स्ट आपका पॉइंट था कि कंस्ट्रक्शन 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूवल दिया गया है। तो ये कनेक्ट करेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी जो बेसिकली JNPA पोर्ट है उसको विद 29.219 किलोमीटर लॉन्ग चौक इन दी महाराष्ट्र। और जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जाएगा इन अ बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मोड। बॉट मोड में ये आपका डेवलप किया जाएगा विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4,500.62 करोड़। फाइन, और ये साथ में ये भी नोट करना है ये लिंक करेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड मुंबई गोवा नेशनल हाईवे को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री इज रैंक्ड एज अ हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो पहले नंबर पे आती है, या ऐसा कहें कि मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फिनलैंड, और ये 8 सालों से लगातार पहली पोजीशन पे बनी हुई है। ठीक है, नाउ अदर कंट्रीज की बात करें, फिनलैंड के बाद नंबर आता है आपका डेनमार्क का जो सेकेंड नंबर पे थी, फॉलोड बाय आइसलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड। तो ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनको वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ एशिया की बात करें, एशिया में टॉप किया है ताइवान ने जिसकी ओवरऑल रैंक 27 है, फॉलोड बाय सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड एंड जापान। ठीक है, अब अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट कंट्री थी या आपकी सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री थी। देन सीरिया आपका, नेक्स्ट आता है लेबनान, मेलावी जिसकी 144th रैंक है एंड जिम्बाब्वे 143 रैंक। तो टोटल इस बार इस लिस्ट में 147 कंट्रीज को शामिल किया गया था जिसमें से सबसे लास्ट नंबर आपका अफगानिस्तान का है, या अनहैप्पीएस्ट कंट्री सबसे ज्यादा अफगानिस्तान है। ठीक है, अब बात करें हमारे इंडिया की रैंक आपकी रही है 118। ठीक है, 118 रैंक थी। और अगर हमारे पड़ोसी देश की बात करें वो हमसे ज्यादा खुश हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे थोड़ा ज़्यादा दुखी है, एंड फिर बांग्लादेश भी दुखी है। तो नेपाल, पाकिस्तान ऐसी आपकी कंट्रीज हैं जो हमसे ज़्यादा खुश हैं, बाकी हमसे ज़्यादा दुखी हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स की। जैसे 13वां एडिशन था, टोटल कंट्रीज कितनी शामिल थी इस लिस्ट में 147। डेटा कलेक्ट किया गया था आपका 2022 से 2024 का, और 6 बेसिस पे ये डेटा आपका जो है मेजर किया जाता है, जैसे GDP पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये इस पे बेस्ड होती है और इसी के बेसिस पे आगे रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, पब्लिश किसने किया था इस रिपोर्ट को, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, गॉलप एंड वेलबींग रिसर्च सेंटर। और अब बात कर लेते हैं ऐसी कंट्रीज जिनमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। जैसे सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मैक्सिको में, जिसकी रैंक अभी 10th हो गई है। पहले 2023 की रैंकिंग की बात करें तो ये आपकी 25th थी। ठीक है, बिगेस्ट डिक्लाइन जो देखने को मिला है हमें वो है आपका US में। ठीक है, US की अभी रैंकिंग है 24, पहले ये 23rd थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन मार्च साइन एन MOU विद गुजरात गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ अ खिजदिया बर्ड सेंचुरी। तो रिसेंटली आपका जो न्यारा एनर्जी है इन्होंने 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ।
एक तो है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अ खिजदिया बर्ड सेंचुरी एंड दूसरा है रिगार्डिंग दी एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी देखते हैं। पहले बात करेंगे आपके बर्ड सेंचुरी वाले की। तो 3 साल का ये एमओयू है जिसका टोटल आपका जो आउटले है वो है 12 करोड़ का। इस एमओयू के तहत जो नारायण एनर्जी है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ दिस बर्ड सेंचुरी जो लोकेटेड है जामनगर गुजरात में। अब बात करेंगे सेकेंड एमओयू की। ये भी आपका 3 साल का एमओयू है। नारायण एनर्जी ने साइन किया है विद्या समीक्षा केंद्र के साथ, जो बेसिकली बिलोंग करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का अंडर योर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। एंड इसका मेन एम क्या है, ये रीडिंग एक्टिविटीज जो हैं वो बूस्ट करेंगे। इसमें मतलब रीडिंग एक्टिविटीज ये आपके बढ़ाएंगे इन 1300 गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनबाड़ीज। और इस चीज के लिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बुक्स। कितनी बुक्स ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3.75 लाख बुक्स जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड रीडिंग एंड लर्निंग। ठीक है, नाउ नारायण एनर्जी की बात करें तो इसके सीईओ हैं आपके एलेसेंड्रो डी डोरस। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to official visit of New Zealand's PM Christopher Luxon to India in March 2025? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया था 10th रेसियाना डायलॉग एज अ चीफ गेस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि न्यूजीलैंड जो है इनके विजिट के दौरान न्यूजीलैंड आपका 50th मेंबर बना है CDRI का। ठीक है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। देन पीएम मोदी और पीएम लक्सन ने विजिट किया था न्यू दिल्ली के गुरुद्वारा रकबगंज साहिब में। फिर न्यूजीलैंड की जो आपकी एयर न्यूजीलैंड है और इंडिया की जो एयर इंडिया है, इन दोनों के बीच में आपका कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे स्टेटमेंट जो ऊपर मेंशन किए गए हैं दे ऑल आर करेक्ट। फाइन, नाउ CDRI की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा ड्यूरिंग दी 2019 यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क USA में जो हुई थी, और इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, सितंबर 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और रिसेंटली 50th मेंबर इसका बना है न्यूजीलैंड। क्लियर है। नाउ अदर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे जो आपके क्रिस्टोफर लक्सन हैं उनके विजिट के दौरान इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन हुआ था हॉर्टिकल्चर को लेके। देन लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है फॉरेस्ट्री कॉर्पोरेशन में। MOU साइन हुआ है डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेके। एजुकेशन कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुआ है। स्पोर्ट्स को लेके भी अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट जो है वो भी साइन किया गया था। Next is, which of the following statement is incorrect regarding the Defense Acquisition Council approval in March 2025? तो पहले इसमें से आपको बताना है कि रिसेंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने बहुत सारे अप्रूवल दिए हैं और इन अप्रूवल में से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने अप्रूव किया है 8 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल जिसका अमाउंट आपका है ओवर 54,000 करोड़ का टू एनहांस ऑपरेशन स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने 1350 हॉर्स पावर इंजन जो है इसका प्रोक्योरमेंट सैंक्शन कर दिया है और रिप्लेस करेगा ये आपका 1000 HP इंजन इन T90 टैंक्स इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है अप्रूवल वाज ग्रांटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ वरुण अस्त्रा टॉर्पीडोज एडवांस शिप लॉन्च एंटी सबमरीन वेपन्स फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन्होंने अप्रूव किया है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम फॉर इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने एलोकेट किए हैं 200 करोड़ का अमाउंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू सैनिक स्कूल इन कैबरी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे जो एलोकेशन दी गई है वो 200 करोड़ की नहीं है, 100 करोड़ की है। ठीक है, और जो स्कूल है ये डेवलप किया जाएगा लॉन्ग वोकू विद द टोटल फंडिंग ऑफ 335.87 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। अदर पॉइंट्स आपका है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इन्होंने अप्रूवल दिया है 7,000 करोड़ इन्होंने बेसिकली अप्रूवल किया है 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 155 मिलीमीटर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम दैट इज 80 AGS। एंड ये जो 80 AGS है रिप्लेस करेंगे 105 mm एंड 130 mm आर्टिलरी सिस्टम को। ठीक है,
80 AGS जो है इनको डेवलप किया गया है DRDO, भारत फौज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा, ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है, अप टू 45 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 4th नेशनल सागरमाला अपेक्स कमिटी मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो इनमें से कौन सी आपकी सिटी है जहां पे 4th एडिशन आपका हुआ था नेशनल सागरमाला अपेक्स कमेटी का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली, दिल्ली में ये हुआ था। और इस मीटिंग के दौरान जो आपके यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सागरमाला का 2.0 वर्जन, ठीक है, जिसका मेन एम है टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिंग टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैरीटाइम लीडर, ठीक है, और इसके लिए बजटरी सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है 40 करोड़ का। फाइन, इसके अलावा इसका फोकस एरिया आपका रहेगा शिप बिल्डिंग, रिपेयर, ब्रेकिंग, साइकिलिंग, एंड इसका मेन एम क्या है, इसका एक और एम क्या है कि एक्सपैंड करें पोर्ट को इन हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ 10 बिलियन मैट्रिक टन एनुअली बाय 2047, ठीक है। साथ में ही इस इवेंट के दौरान सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव जो है S2Y2 जो है वो भी लॉन्च किया गया था, विच वॉज डिजाइन्ड टू बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द मैरीटाइम सेक्टर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, इंडिया रैंक्ड एज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ अ टोटल फंडिंग रेज बाय द कंपनीज विद अ वुमेन फाउंडर। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी ने, जिसमें इंडिया ने जो है 2nd रैंक हासिल किया है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फंडिंग जो रेज की गई है ऐसी कंपनीज द्वारा जिनकी हेड विमेन है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें 2024 की, 2024 में इंडिया जो है ये आपका 3rd नंबर पे हुआ करता था, अब इंडिया 2nd नंबर पे है। और इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री आपकी थी, बात कर रहे हैं 2024 की, तो इंडिया से पहले आपका USA एंड UK था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इस साल जो है टॉप किसने किया है, अगेन 1st पोजीशन पे आपका है USA, फाइन। नाउ इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ग्लोबली विमेन लेड टेक कंपनीज जो है इन्होंने फंडिंग सिक्योर की है 29.6 बिलियन US डॉलर की, जो 11% कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, 2023 के कंपैरिजन में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन, लाइफ साइंसेस एंड फिनटेक सेक्टर, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, ठीक है, अमंग विमेन लेड स्टार्टअप एंटरप्राइजेस विच इज ऑफ 16.1 बिलियन US डॉलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 14 न्यू विमेन लेड यूनिकॉर्न्स जो है इट एमर्ज इन 2024, जिसमें 134% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टॉप सिटीज विद द हाईएस्ट फंडिंग फॉर विमेन लेड स्टार्टअप। तो टॉप सिटीज में जहाँ पे सबसे ज्यादा फंडिंग जो है मिली है विमेन्स की कंपनीज को, तो इनमें आता है सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पे विद 9.4 बिलियन US डॉलर, न्यूयॉर्क विद 1.9 बिलियन US डॉलर एंड लंदन 3rd नंबर पे विद 1.8 बिलियन US डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और पॉइंट की, जैसे बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है आपके कौन कौन से सेक्टर में, पहला नंबर आता है रिटेल 7.8 बिलियन, एडटेक सेक्टर 5.4 बिलियन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन सेक्टर विद 5 बिलियन फंडिंग, ठीक है। इसके अलावा 2024 में इंडिया की 5 विमेन लेड स्टार्टअप्स जो थी, ऐसी स्टार्टअप्स थी जिन्होंने अपना IPO भी लॉन्च कर दिया था 2024 में, जिसमें नाम आता है आपका मोबीक्विक का, उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, टुनवाल ई व्हीकल लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड एंड लॉसिको आपकी कंपनी है जो जिन्होंने अपना IPO लॉन्च किया था। इसके साथ सिटीज जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन लेड स्टार्टअप जो हैं उन्होंने अमाउंट जो है या फंडिंग जो है वो रेज की थी, पहले आपकी आ जाती है इंडिया की सिटी बैंगलोर, फॉलोड बाय मुंबई एंड 3rd नंबर पर आता है दिल्ली। नाउ ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें, इसके CMD है नेहा सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2013 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT ने साइन किया है MOU इनमें से कौन से बैंक के साथ, सपोर्ट करने के लिए अर्ली स्टेज वेंचर्स को, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा DPIIT ने MOU साइन किया है येस बैंक के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, येस बैंक के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और बात करें अगर सिग्नेटरीज की, तो DPIIT की तरफ से सुमित कुमार जरनगल,
एंड येस बैंक की तरफ से रोहित अनेजा जो जोनल बिजनेस हेड है, उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। और इस अग्रीमेंट के तहत, इस एमओयू के तहत जो येस बैंक है ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इन अर्ली स्टेज वेंचर्स को, जैसे प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली डीपीआईआईटी ने एक और एमओयू साइन किया है किंड्रिल सॉल्यूशन के साथ, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके, जैसे येस बैंक के साथ हुआ है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने किंड्रिल सॉल्यूशन के साथ भी जो है टाइप किया है। नाउ किंड्रिल जो है ये आपका स्टैब्लिश करेगा, ठीक है, ये स्टैब्लिश करेगा प्रोग्राम को टू सपोर्ट डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्टअप, एआई इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, एंड जो स्टार्टअप्स हैं इनको मेंटरशिप जो है ये रिसीव करेंगे, इनको मतलब मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रेडीनेस, साइबर सिक्योरिटी रेसिलेंस एंड एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट में। फाइन, नाउ डीपीआईआईटी की बात करें, इसके सेक्रेटरी हैं आपके करंटली अमरदीप सिंह भाटिया, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय सी डॉट टू प्रमोट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी। तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है सी डॉट ने, जिसका मेन एम क्या है कि जो आपके टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर के स्टार्टअप हैं इंडिया के, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए समर्थ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समर्थ इज द राइट आंसर। और समर्थ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सी डॉट ने पार्टनरशिप किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, SCPI के साथ ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप इन्होंने की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। फाइन, अब जो समर्थ इनिशिएटिव है इसका एम क्या है, सपोर्ट करना स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स डेवलपिंग एनर्जी एडवांस टेक्नोलॉजीज इन टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, 5G टेक्नोलॉजी, AI, इन सब में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कोहरेट आपके होंगे, जिसमें एक कोहरेट में 18 स्टार्टअप होंगे। ठीक है, रनिंग फॉर अ 6 मंथ ईच, अकोमोडेटिंग 36 स्टार्टअप्स इन अ टोटल। तो यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलेक्टेड स्टार्टअप होंगे उनको 5 लाख की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, अ 6 मंथ ऑफिस स्पेस एट दी सी डॉट कैंपस, एक्सेस टू एडवांस लैब फैसिलिटीज फॉर R&D पर्पज के लिए इनको जो है सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड पोटेंशियल collaboration under the C dot collaborative research program. Next up a question है, which company topped the 7th annual ranking of a 500 high growth Asia Pacific companies released by the Financial Times and Statistica इन दी मार्च 2025। तो रिसेंटली एक लिस्ट आपकी जारी की गई है 7th एनुअल रैंकिंग ऑफ अ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज की, जिसमें टॉप किया है इंडिया के लैंडबॉक्स ने। ठीक है, जो आपकी एक NBFC है, इसने टॉप किया है। एंड ये जो आपकी रैंकिंग है वो रिलीज की है फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो UK की कंपनी है, और स्टैटिस्टिका जो आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इसे रिलीज किया था। अब बात करते हैं टॉप 10 कंपनीज की। तो टॉप 10 कंपनीज में पहला नंबर है लैंडबॉक्स का, जो हमने डिस्कस किया। सेकंड नंबर पे है मलेशिया की बोरोंग। थर्ड नंबर पे है आपके फिलिपिन की इटाली। देन साउथ कोरिया की लाइब्रेरी कंपनी एंड हैबिट फैक्ट्री। तो ये आपकी टॉप 5 कंपनीज थी। नाउ बात करेंगे अदर कंपनीज की, जैसे 6 नंबर पे थी इंडिया की ब्लू स्मार्ट, देन इंडिया की बिग हार्ट, जेप इलेक्ट्रिक एंड कुकू FM। तो टोटल जो टॉप 10 का आपकी यहाँ पे लिस्ट थी, उसमें टॉप किया, उसमें अगर बात करें कि हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन किसका था, तो इंडिया का था। इंडिया की टोटल यहाँ पे 5 आपकी जो कंपनीज है वो शामिल हुई थी। ठीक है, 10th नंबर पे माई वेन्यू आपका था ऑस्ट्रेलिया का। नाउ अदर पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कंट्रीज जिनका हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था इन लिस्ट में, जैसे जो 500 की लिस्ट थी, सबसे ज्यादा कंपनीज कौन सी कंट्री से थी, तो 108 कंपनीज आपकी थी सिंगापुर से, फॉलोड बाय जापान एंड साउथ कोरिया विच इज 91। ठीक है, तो टॉप अगर बात करें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज की, तो टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने, देन जापान एंड साउथ कोरिया आपके सेकेंड नंबर पे थे। फाइन, नाउ टॉप सेक्टर्स जहां से ये आपकी सबसे ज्यादा कंपनीज बिलोंग करती हैं इस लिस्ट में, तो IT एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है ये आपका सबसे ज्यादा इसकी कंपनी थी, विच इज ऑफ 27%, फॉलोड बाय फाइनेंशियल सर्विस 10% एंड एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग 5% थी। ठीक है, तो टॉप 3 सेक्टर्स आपके ये थे। देन अब बात करते हैं इंडियन कंपनीज की। तो अभी हमने डिस्कस किए 5 कंपनीज जो आपकी टॉप 10 में थी। देन
अगर बात करें ओवरऑल तो 500 कंपनीज में से 81 इंडियन फर्म्स इस लिस्ट में इस बार शामिल हुई थी, जो आपकी इस बार की 7th एडिशन जो है रिलीज किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी बात करेंगे और कौन सी फर्म्स यहाँ पे शामिल हुई थी। जैसे मीशो थी आपकी 72 नंबर पे, ठीक है। टाइटन कंपनी थी आपकी 301 नंबर पे, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड 374 पे, हैवेल्स इंडिया आपकी 396 पे थी। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं स्टैटिस्टिका की। इसके सीईओ हैं आपके मार्क बर्ग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हम्बर्ग जर्मनी में और 2007 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स की बात करें, इसके सीईओ हैं जॉन स्लेड, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन यूके में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1888। Next is, which of the following statement is incorrect regarding the RBI's paper on India's remittance changing dynamics of India's remittance insight from 6th round of India's remittance survey। तो recently RBI ने एक पेपर यहाँ पर रिलीज किया है, ठीक है, जिसमें आपके रेमिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये आपका इनसाइट बताता है या हाइलाइट्स बताता है 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे का। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया का जो इनवर्ड रेमिटेंस है वो आपका बढ़ा है। 2010-11 में आपका 55.6 बिलियन यूएस डॉलर था, अभी इंक्रीज होके 118.7 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका हो गया है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2027। नेक्स्ट है, यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया अकाउंटिंग फॉर 27.7% ऑफ टोटल इनवर्ड रेमिटेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम द यूके डिक्रीज फ्रॉम 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021, अब ये डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 5.9% हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो महाराष्ट्र है इट रिसीव्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस अकाउंटिंग फॉर 20.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट है, India's share of international migrant has tripled from the 6.6 million in 1990 to 18.5 million in 2024। तो ये सब स्टेटमेंट आपकी इस पेपर से ली गई हैं और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कि जो आपका यूके का रेमिटेंस है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। ये फाइनेंशियल 2021 में 6.8% था, अब ये इंक्रीज होके 10.8% हो गया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंक्रीज हुआ है। फाइन, नाउ अदर इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं, जैसे टॉप सोर्स कंट्रीज फॉर इंडियाज रेमिटेंस। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमें मिला है यूएसए से, विच इज 27.7%, फॉलोड बाय यूएई 19.2%। ठीक है, अब शेयर एडवांस इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो आपका जैसे एडवांस इकोनॉमीज क्या हो गई, यूएसए हो गई, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का जो रेमिटेंस है वो आपका है, इट इज अकाउंटेड फॉर ओवर 50% ऑफ द इंडियाज रेमिटेंस इन दी फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये इनका शेयर सबसे ज्यादा था। इसके अलावा यूके का जो शेयर है वो आपका इंक्रीज हुआ है, 10.8% ये हुआ है। सिंगापुर में भी चेंज आया है 6.6% का, कनाडा में 3.8% और ऑस्ट्रेलिया 2.3%। ठीक है, नाउ अब बात करें गल्फ कंट्रीज की, तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, ये सब की अगर बात करें तो दे आर अकाउंटेड फॉर 38% ऑफ द ऑफ रेमिटेंस, इंडियाज रेमिटेंस। ठीक है, नाउ जैसे 50% था आपका एडवांस इकोनॉमीज का, ऐसे ही गल्फ नेशन का आपका 38% है। फाइन, नाउ स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें आपके रेमिटेंस की, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने विच इज ऑफ 20.5%, फॉलोड बाय केरला 19.7%, देन तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका। Next is, recently in March, Bharat Petroleum Corporation Limited signed an MOU with which company or companies to establish the world's first hydrogen-fueled vertical takeoff landing aviation इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसके साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MOU साइन हुआ है ताकि ये स्टैब्लिश करे वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एविएशन इकोसिस्टम को। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ब्लज एरोस्पेस जो है, बल्ज एरोस्पेस, एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो ये सारे ही आपके जो हैं इनके साथ आपका MOU साइन हुआ है BPCL का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। BPCL के करंट CMD हैं कृष्ण कुमार गोपालन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। नाउ इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स आपके देख लेते हैं, जैसे BPCL जो है ये स्टैब्लिश करेगा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विटोल एयरक्राफ्ट विच इज डेवलप्ड बाय ब्लज एरोस्पेस
फॉर थ्रू इट्स अपकमिंग हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जो आपका कोची और त्रिवेंद्रपुरम में है। देन BPCL जो है it will also engage in a R&D initiatives, research and development initiative to design and develop an indigenous proton exchange membrane hydrogen fuel cell। ठीक है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम का जो है एम है कि 2040 तक इन्हें अचीव करना है नेट जीरो स्टेटस। ठीक है, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट इज एज अ पार्ट ऑफ दिस प्लान BPCL जो है ये सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 7000 फ्यूल स्टेशन ओवर दी नेक्स्ट 5 years। तो ये वाला इनका मतलब 5 सालों का, नेक्स्ट 5 सालों का ये टारगेट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन पर्सन टू मर्चेंट विद अ एस्टिमेट बजट ऑफ रुपीज डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम आपकी लाई है, इंसेंटिव स्कीम। नाम से पता चल रहा है इंसेंटिव ये प्रोवाइड करेगी किस चीज के लिए, प्रमोशन फॉर द प्रमोशन ऑफ अ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन। मतलब 2000 से कम की जो ट्रांजेक्शन होंगी उनके लिए ये इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करेंगी। ऐसा बेसिकली ऐसा समझो, देखो एक आपका शॉप वाला है, ठीक है, ये शॉप वाला है, इसके यहाँ फ्रूट की शॉप है। जैसे कोई पर्सन आया, ठीक है, कोई पर्सन आया, इसने यहाँ से फ्रूट्स लिए और आपका जो है 100 रुपए का फ्रूट हुआ, इसने पेमेंट कर दी। अब इस पेमेंट में से भी जो मर्चेंट है उसको 100 रुपए थोड़ी आएंगे, उसमें से भी कुछ पेमेंट कुछ अमाउंट जो है वो उसको बैंक को एज अ फी पे करना होगा। ठीक है, तो ये फीस जो है कम से, क्योंकि चाहे छोटी अमाउंट हो चाहे बड़ी अमाउंट हो उसे फीस देनी पड़ती है। तो दुकान वाला क्या सोचता है कि मैं कैश में ही ले लूँ ताकि मुझे पूरा पैसा मिल जाए और मुझे फीस ना देनी पड़े। तो इस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या बोला है कि हम एक स्कीम लाए हैं, इसमें भी कंडीशंस है। जो आपके स्मॉल मर्चेंट है उनको ज़्यादा फायदा है, तो इस चीज़ से भी कंडीशन इसमें है, तो उनके लिए कि उनको जो है थोड़ी राहत इसमें मिले और हमारी जो UPI ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा हो। इस चीज़ को करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कीम आपकी लाई है, जिसके लिए अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1500 करोड़ का। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन को। ठीक है, नाम से पता चल रहा है और याद भी रहेगा आपको। नाउ देखो, जैसे जो मर्चेंट है उसको ना बैंक को फीस देनी होती है, या ऐसा समझो कि बैंक जो है वो फीस लेता है मर्चेंट से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। पहले क्या होता था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसको बोलते हैं फीस को, और पहले क्या होता था 0.9% के जो फीस है वो चार्ज की जाती थी डेबिट कार्ड पे, एंड 0.30% की आपकी जो है ये MDR जो है वो चार्ज की जाती थी UPI पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे। अब यहाँ पे जनवरी से क्या किया गया है, जो MDR है इसको हटा दिया गया है रुपे डेबिट कार्ड से और भीम UPI ट्रांजेक्शन से वाया लीगल अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे हैं स्कीम की। ठीक है, स्कीम का मेन एम क्या है, प्रमोट करना डिजिटल पेमेंट को और भीम UPI ट्रांजेक्शन को बढ़ाना, और ये टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमें जो है 200 बिलियन की ट्रांजेक्शन करनी है, या 2000 करोड़ की हमें ट्रांजेक्शन करनी है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ये एम लेके हम चले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो जो ट्रांजेक्शन है अप टू 2000 है, ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो अप टू 2000 है उसमें स्मॉल मर्चेंट जो है उनको 0.15% का इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो लार्ज मर्चेंट है उनको कोई यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और ट्रांजेक्शन जो 2000 से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, 2000 से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी दोनों मर्चेंट को कोई यहाँ पे इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा। तो ये कंडीशन बेस्ड आपका रखा गया है इंसेंटिव। ठीक है, अब जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कब से की जा रही है, आपकी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS sign an MOU with which organization to enhance mental health support for armed forces। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, ताकि सपोर्ट किया जा सके, मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं उनको जो भी आपके मतलब मिलिट्री पर्सन है उनको उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निम्हांस के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था आपके जो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के
डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, जिनका नाम है आरती सेरेन। इन्होंने अलॉन्ग विद डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जो डीजी है निम्हांस की। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एमओयू साइन हुआ है नागालैंड की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि जो GSRE है ये आपके नागालैंड में सप्लाई कर सके 8 सेट्स डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वेटरन इंडियन एक्ट्रेस एंड पद्मा अवॉर्डी वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप फ्रॉम ब्रिज इंडिया एट द UK पार्लियामेंट। तो इनमें से कौन से आपके एक्टर हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है UK पार्लियामेंट में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इनका नाम है चिरंजीवी। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था एंड दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुवेंदु मिश्रा द्वारा। अब बात करें चिरंजीवी जी की, तो इनके अचीवमेंट्स क्या है कि इनको 2006 में पद्म भूषण दिया गया था और 2004 में इनको नवाजा गया था पद्म विभूषण से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ अ स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर द ईयर 2025, जिसे नोबेल प्राइज फॉर वाटर भी कहा जाता है। और इसके रेसिपिएंट अभी जो है अनाउंस किए गए हैं, जिनका नाम है गुंटेर ब्लोसिच। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, इनको ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। ये अवार्ड सेरेमनी आपकी होगी ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वाटर वीक जो आपका अगस्त मंथ में होता है एंड ये अवार्ड सेरेमनी आपके स्टॉकहोम सिटी हॉल में होगी इन दी स्वीडन एंड दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड बाय किंग चार्ल्स 16 गुस्ताफ ऑफ स्वीडन। प्राइज मनी क्या है इस अवार्ड का? आपका $1.5 लाख कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। और 2024 के रेसिपिएंट की बात करें तो इनका नाम है प्रोफेसर तेयकन ओकी, जो आपके जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ 10th प्रेसिडेंट ऑफ अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर द 8-year टेन्योर। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 10वां प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। इनको अपॉइंट किया गया है 10th प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एंड इन्होंने सक्सीड किया है थॉमस बच को। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया था 144th IOC सेशन जो आपका हुआ था ग्रीस में, वहां पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया था एंड इन्होंने इन मंथ ऑफ मार्च रिप्लेस किया है थॉमस बच को। ठीक है, साथ में ही नोट करना है शी इज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन जो इस पोजीशन पे अपॉइंट की गई है। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1894 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात कर लेते हैं क्रिस्टी कोवेंट्री की। ये आपकी एक एथलीट थी, जिम्बाब्वेन एथलीट थी जो बेसिकली स्विमर थी। अब इन्होंने बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जैसे 2004 के समर ओलंपिक में जो आपका ग्रीस में हुआ था, 2008 के समर ओलंपिक जो आपका बीजिंग चाइना में हुआ था, फिर 2005 का वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स भी जीते हैं। साथ में 2007 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था इसमें भी इन्होंने जो है मेडल जीता था। फिर 2016 का जो रियो ओलंपिक था ये इनका लास्ट इवेंट था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। फाइन, नाउ इनके अचीवमेंट की बात करें 2023 में इनको इंटरनेशनल स्विमिंग हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, साथ में ही 2018 में इनको इलेक्ट किया गया था चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट कमीशन के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द IRDI हैज अपॉइंटेड 5 न्यू मेंबर ऑफ एक्सपर्ट टू एनहांस इंश्योरेंस एडवाइजरी पैनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो रिसेंटली 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से अपॉइंट नहीं किए गए हैं, या 5 मेंबर जो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रमेश चंद जो चेयरमैन है आपके GIC री के, इनको यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इस जो 5 मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इनके नाम है MR कुमार जो आपके फॉर्मर चेयरमैन है LIC के, दिनेश कुमार खरा जो फॉर्मर SBI के आपके जो है चेयरमैन रह चुके हैं, देन विशाखा मूले CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल, देन नीलेश शाह जो MD है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, एंड एलिस गेवर्गीस वेदन जो फॉर्मर CMD हैं आपके GIC री के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये 5 मेंबर है जिनको अपॉइंटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए? सो दैट दे कैन एनहांस इंश्योरेंस एडवाइजरी पैनल।
नाउ बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 20 मार्च को। थीम इसका था केयरिंग एंड शेयरिंग, और पहला आपका इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ऑब्जर्व किया गया था 20 मार्च 2013 को। नेक्स्ट है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे, इसको ऑब्जर्व करते हैं हम 20 मार्च को, और थीम क्या था, आई एजुकेट माई सेल्फ देयरफॉर आई एक्ट। अदर लैंग्वेज डेज की बात करें तो अरेबिक लैंग्वेज डे आपका 8 दिसंबर को मनाया जाता है, चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज डे होता है 23 अप्रैल, और स्पेनिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को। रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 जून को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मार्च को, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करती है, एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और 2024 से 2026 का थीम इसका है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या बोल रहे हैं, थ्रू द साउथ ईस्ट एशिया रीजनल एक्शन प्लान फॉर ओरल हेल्थ 2023-2030, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें करना है बाय द ईयर 2030। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं एनो बोंदियोनो, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसे 1900 में स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।